हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जहां हम डिस्कशन करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और कैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन इवॉल्व होती है। उस सब को हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स। पहले हम इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में गिवन है, जहां पे हमें कुछ आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं और वो आर्टिकल है 12 to 35। इन आर्टिकल्स को हम एक एक करके सभी को स्टडी करेंगे, सबको पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये कहां से लिए गए हैं, तो ये हमने लिए यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। ये तो इनकी बेसिक बात जो आपको पता होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स क्या है, अब उनको समझते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। अब हम यहां पे दो तरीके के एस्पेक्ट्स देखते हैं। दो तरीके के एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, देखो समझो। अभी अगर यदि मैं बात करूं तो एक होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है कलेक्टिव। एक होती है इंडिविजुअल अप्रोच। इंडिविजुअल का मतलब है आप सिंगल हर किसी के बारे में जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। जैसे मैं आपके सामने बात करूं, मान लेते हैं कोई भी एक पर्सन है, मान ले एक फैमिली है, मान लेते हैं एक फैमिली है और इसमें 10 लोग हैं, ठीक है। अब ये 10 के 10 हर किसी के पास आईडी होगी, वो अलग अलग होगी। 10 के पास अपना आधार कार्ड होगा, 10 के पास में उनका खुद का पैन कार्ड होगा, उनके पास खुद का वोटर कार्ड होगा। इन 10 की अपनी आइडेंटिटी अलग होगी, तो इनको बोलते हैं इंडिविजुअल। लेकिन अगर हम बात करते हैं राशन कार्ड की, तो वो राशन कार्ड इन सभी का एक होगा, क्योंकि कंप्लीट एक फैमिली है, तो इन सब का राशन कार्ड एक है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कलेक्टिव अप्रोच, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कलेक्टिव अप्रोच का मतलब हो रहा है वो पूरी सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, कंप्लीट। जबकि इंडिविजुअल का मतलब है हर किसी का अलग अलग है, जो भी है, आईडी है या राइट्स है, उनको लेके वो सारे के सारे इंडिविजुअल को लेके। इंडिविजुअल का मतलब है पर्टिकुलर, हर किसी के लिए, हर किसी का अलग अलग, ठीक है। कलेक्टिव का मतलब पूरी सोसाइटी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। अब इसी चीज को हम यहां पे पॉलिटी में जब अप्लाई करेंगे तो हमें यहां पे देखने को मिलेगा, हम जैसे हमने बात की इंडिविजुअल की, कि इंडिविजुअल में जैसे हम सिटीजनशिप की बात कर रहे थे, सिटीजनशिप, तो हर किसी बंदे को अपनी सिटीजनशिप अलग से लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा हम बात करें, पूरी ये 10 मेंबर हैं, तो ऐसा नहीं कि 10 के 10 ये बोलेंगे कि हमारी तो पूरी फैमिली इंडियन ही है। नहीं, वो क्या बोलेंगे, ये भी इंडियन, ये भी इंडियन, ये भी इंडियन। मतलब हमने जो सिटीजनशिप पढ़ा है वो इंडिविजुअल रेस्पेक्ट में पढ़ा है, हर किसी का अपना अपना पॉइंट होगा, ठीक है। उसी सिमिलर तरीके से फंडामेंटल राइट्स ये भी हैं, ये भी इंडिविजुअल रेस्पेक्ट में ही बात होगी, हर किसी को अपना राइट है। पॉइंट क्लियर। तो फिर हम बात करें तो ये कलेक्टिव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलेक्टिव बोल रहे हैं सोसाइटी को लेके। सोसाइटी मतलब डीपीएसपीज जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसीज पढ़ेंगे, वो सारे के सारे कलेक्टिव होंगे। वो किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होगा, इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा, ठीक है। कि एक इंडिविजुअल पर्सन बोलेगा कि नहीं भाई मेरा डीपीएसपी ये है, नहीं, वहां पे पूरी सोसाइटी को कंसीडर किया जाएगा। तो जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहां पे हम कलेक्टिव डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जबकि हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे वो इंडिविजुअल को लेके होगा। अब यहां से पॉइंट को समझना और ध्यान से सुनना। इंडिविजुअल के लिए हमने फंडामेंटल राइट्स क्यों बनाए? क्वेश्चन तो ये आता है ना, हम हो सकता है हम ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि सब एक सोसाइटी के लिए, पूरी के लिए एक ही तरीके का फंडामेंटल राइट हम उनको दे देते हैं। नहीं, इंडिविजुअल देना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमें होलिस्टिक, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, या हम बात करें कंप्लीट डेवलपमेंट की, हमें हमारी सोसाइटी में हमारे आप को, अपने आप को डेवलप करना है, उसके लिए हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कुछ राइट्स है, उनको हमें ध्यान में रखना है। अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट, उसके लिए फंडामेंटल राइट देना जरूरी है। अब क्यों जरूरी है?
किस बात के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स डाले? तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि जो स्टेट है वो कभी भी, क्योंकि पावर किसके हाथ में है? स्टेट के हाथ में। स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे स्टेट्स है वो अलग अलग नहीं। स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, पूरी गवर्नमेंट की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, क्योंकि वो चेंजमेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कल को स्टेट चाहे तो हो सकता है किसी भी बंदे से उसके फंडामेंटल राइट्स को छीन सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि स्टेट बिगेस्ट वोलेटर है, बिगेस्ट वोलेटर किस चीज का? फंडामेंटल राइट्स का। वो किसी से भी फंडामेंटल राइट्स छीन सकता है। तो हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता है कि आप टेंशन मत लो, हम बैठे, मैं गारंटी देता हूं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर रहा है कि हम आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। किससे? स्टेट से। स्टेट बहुत बड़ा वोलेटर है। जैसे मान लेते हैं हम एक तरीके से, आपने देखा होगा कि आपके दोस्त का कोई ग्रुप है और उसमें एक बंदा ऐसा है जो बहुत झूठ बोलता है छोटी छोटी बात पे, तो वो वॉयलेट करेगा। अगर उसने कोई कसम खाई कि देखो मैं कसम खाता हूं, मैं ये कर दूंगा, तो आपको पता है कसम खा रहा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए कसम खा रहा है, लेकिन ये तुरंत इस बात से पलट जाएगा। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि देखो हमारे सामने स्टेट खड़ा है, हमारे सामने इंडिविजुअल खड़ा है, ठीक है। आज तो ये स्टेट इस इंडिविजुअल को कुछ राइट्स दे रहा है, आज तो ये स्टेट हमारे सामने देख रहा है और ये इस इंडिविजुअल को राइट दे रहा है, भाई तेरा ये अधिकार है, ठीक है, तो इसको रख, इसको ध्यान में रखना है, तेरे लिए हम हेल्प करेंगे। कल को हो सकता है ये स्टेट कह दे नहीं भाई नहीं, हटो आप। जैसे इमरजेंसी का केस आया, जैसे आपने देखा कोरोना का केस आया, स्टेट चाहे तो कोई भी बाउंडेशन लगा सकता है। तो कल को इस तरीके की कंडीशन ना हो, इसके लिए हम कुछ गारंटी डिक्लेयर करते हैं और वो गारंटी देते हैं किसको? इंडिविजुअल को, ताकि उसके अंदर डेवलपमेंट हो। पॉइंट क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या मान रहे हैं? स्टेट बिगेस्ट वोलेटर है, किसका? फंडामेंटल राइट्स का। तो हम गारंटी करते हैं और हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? अब लोगों ने पूछा कि भाई किस तरीके की प्रोटेक्शन, किस तरीके से हम, एक तरीके से हम बात करें तो क्या चीज हमें देना चाहते हो? तो उसके लिए हम बात करते हैं जस्टिस की। जस्टिस, जैसे हमने जस्टिस की बात की, जब हम प्रीएम्बल पढ़ रहे थे उसमें हमने डेमोक्रेसी देखा, जस्टिस देखा, और वो तीन तरीके की अप्रोच थी। एक था सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीन अप्रोच होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल। ये जो तीन पॉइंट्स हैं, इन तीन में से ये जो दो है, सोशल और इकोनॉमिक, ये फंडामेंटल राइट में नहीं है। ये फंडामेंटल राइट में जस्टिस नहीं मिलेगा आपको अगर सोशल जस्टिस चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, तो इसके लिए आप डीपीएसपीज को फॉलो करो। आप डीपीएसपीज में जाके देखो, वहां देंगे हम इनको सोशल जस्टिस और डेमोक्रेटिक, जो इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए आपको, वो हम डीपीएसपी में प्रोवाइड करेंगे। आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी जस्टिस चाहिए तो वो मिलेगा पॉलिटिकल। आपको फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कल को हो सकता है ऐसा केस आ जाए, हम आज तो लिख के दे देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करवा दिया, कल को स्टेट कोई ऐसा लॉ लेके आ जाए जो कि किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो ऐसे केस में हम सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ये पावर देंगे। ध्यान से समझो अब, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारा पॉइंट कनेक्ट होता हुआ नजर आएगा जब आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को देखोगे, ठीक है। क्योंकि यहां पे ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन हम पावर दे रहे हैं किसको? सुप्रीम कोर्ट को। जहां हम जुडिशरी की बात करेंगे, अभी करेंगे उसके बारे में, कि कल को अगर कोई भी ऐसा लॉ स्टेट लेके आता है जो कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, तो ऐसे केस में जुडिशरी आपकी हेल्प करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी, वो आपके गार्जियन की तरीके से निकल के आएगी।
गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो प्रोटेक्ट करेगी। पॉइंट क्लियर है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंटरप्रिटेशन लेके आएगी कि देखो भाई, आपका ये लॉ आया, ये एक इंडिविजुअल पर्सन का राइट है, यहां तक ये पॉइंट वैलिड है और इसके आगे वैलिड नहीं है, इसको हटाइए। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी वहां पे आपकी हेल्प करेगी। पॉइंट क्लियर? क्या होगा, धीरे धीरे एक एक चीजें समझ में आएंगी, अभी बेसिक बेसिक बातों को समझते हुए चलिएगा। ठीक है? पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके के पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे किसमें? फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल पर्सन के लिए है, इंडिविजुअल पर्सन की डेवलपमेंट के लिए है, वो हमें पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, वहां पे हमें इंडिविजुअल स्टेट से इंडिविजुअल पर्सन को बचा के रखेगा कि उसका फंडामेंटल राइट किसी भी तरीके से वॉयलेट ना हो। पॉइंट क्लियर? अगर ऐसा कोई केस आता है तो वो सारे का सारा जुडिशरी संभालेगी। ठीक है? पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? तो अब हम एक बारी इनके बारे में समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एक बार थोड़ा सा, फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं। ठीक है? तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पर हमें 7 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 7 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। 7 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से, एक बारी देखिएगा। समझना अब देखो, अगर हम बात करते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स गिवन थे और वो कौन कौन से हैं, तो आप इनको इस तरीके से याद रखिएगा, A, B, C, D, E, F, G और H, इस तरीके से हो गए। तो हमारे पास ये G तक। देखो, अगर यदि मैं बात करूं तो आप इसको सबसे पहली चीज, अगर मैं आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक लिखूं तो उसको इस तरीके से याद रख सकते हो, E, F, E, F, E और R। ठीक है? ये बीच में P आएगा, अभी उसके बारे में बात करते हैं। देखो, E फॉर राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, इक्वेलिटी। ठीक है? दूसरा हमारे पास में राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। थर्ड है E, मींस राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास में F, ये है राइट टू फ्रीडम। किसका फ्रीडम? फ्रीडम तो पहले भी है, लेकिन ये फ्रीडम है रिलीजन को लेके, रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है? उसके बाद आता है हमारे पास E, दैट इज राइट टू एजुकेशन, एजुकेशनल राइट। ठीक है? राइट टू एजुकेशन नहीं है, एजुकेशनल राइट्स की बात हो रही है, एजुकेशनल राइट्स, ऐसे लिख सकते हो इसको, ये। ठीक है? उसके बाद F को छोड़ देते हैं और लास्ट हमारे पास G, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है? अब आप देखो, आप किस तरीके से याद रख सकते हो इनको, याद रखिएगा EF रख लो, या फिर आप 3R इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है? तो ये हमारे पास 6 है। बीच में ये जो F है, ये है राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। एक्चुअल में ये डिलीट कर दिया गया, इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट से, 44th CAA 1978 में इसको हटा दिया गया। इस वजह से इसको हटा के ये 300 आर्टिकल में चला गया है, तो उसको समझने की जरूरत नहीं। वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन वो राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है? पॉइंट क्लियर? ये हमारे पास में नहीं है। तो अब प्रेजेंट में हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशनल राइट, या एजुकेशनल राइट सीधा बोल लो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल इसमें आता है आर्टिकल 14 टू 18, फ्रीडम में आते हैं 19 टू 22, एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23, 24। अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो आर्टिकल 25 टू 28, एजुकेशनल राइट 29, 30, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करेंगे तो 32। ठीक है, 31 आर्टिकल में आता था आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी। अभी इसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे अभी इसके बारे में कि क्या था और किस तरीके से इसका यूज किया गया, आगे चल के और अच्छे से समझेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, आप इसको समझ सकते हो, EFER, ठीक है, बहुत आराम से याद हो जाएगा। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर है। अब इसमें ध्यान से सुनना और समझना। अब एक बात को, जब भी आप इन आर्टिकल्स को पढ़ोगे, एक एक आर्टिकल को पढ़ोगे, हम पूरा बेसिक डिस्कशन करेंगे ताकि आपको ये जो आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे वो बिल्कुल आराम से समझ में आए। ठीक है, जब भी आप इन आर्टिकल्स को पढ़ोगे, एक एक आर्टिकल डिस्कशन करेंगे, तो उसमें आपको 4 पॉइंट्स निकालने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको 4 पॉइंट्स हर एक आर्टिकल जब भी पढ़ोगे तो उनसे निकालना है। कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट आप निकालोगे कि ये जो आर्टिकल है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। पहला पॉइंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे अगर यदि हमारे पास में, मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल बोलूं, हमें ये बोल दिया जाए कि देखो हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है, ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है। ऐसा मत करो, बुरा मत देखो, मत देखो, ऐसा नहीं करना। जैसे अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, हमें छुआछूत नहीं करना, मतलब ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि कौन सा आर्टिकल पॉजिटिव है, कौन सा आर्टिकल नेगेटिव है। पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको देखना है कि कौन सा आर्टिकल हमें सिटीजन्स को लेके है। सिटीजन्स को, सिटीजन्स के बारे में आप पढ़ चुके हो कि सिटीजनशिप देख चुके हो कि कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा, इसीलिए सिटीजनशिप हमें पार्ट 2 में गिवन है। आपको पता होना चाहिए कि सिटीजन कौन है, ठीक है, इसीलिए हमारे पास में पार्ट 2 में सिटीजनशिप है। पॉइंट क्लियर। सिटीजन के लिए और कौन सा पीपल के लिए। पीपल का मतलब समझ गए, फॉरेनर है और सिटीजन है। तो कौन से आर्टिकल सिटीजन्स के लिए, केवल और केवल सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, और कौन से आर्टिकल है जो सबके लिए है, फॉरेनर्स भी और इंडियंस भी। पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है और वो ये कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो स्टेट को बाउंड करेगा, स्टेट को रोकेगा या स्टेट के अगेंस्ट होगा, और कौन सा ऐसा होगा जो स्टेट प्लस इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट होगा। कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जो केवल और केवल स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि स्टेट इस तरीके का काम नहीं कर सकता, और कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो कि स्टेट प्लस इंडिविजुअल दोनों के लिए होगा कि स्टेट तो करेगा ही नहीं लेकिन साथ में इंडिविजुअल को भी हम बाउंड करते हैं कि इंडिविजुअल भी अगर ऐसा करता पाया गया तो भी उसके अगेंस्ट एक्शन होगा, ठीक है। और 4th पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्या इनके ऊपर ये जो भी आर्टिकल है क्या उस पर किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन है या नहीं। रेस्ट्रिक्शन मतलब हम यहां पे बात करें तो अब्सोल्यूट है या फिर वो नॉन एब्सोल्यूट है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है, मतलब जो बोल दिया सिर्फ बोल दिया, कोई चेंज नहीं हो सकते, या फिर उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो आपको ये 4 पॉइंट हर आर्टिकल को, जब भी आप आर्टिकल पढ़ोगे, आर्टिकल 14 से 32 के बीच में जो भी आर्टिकल पढ़ोगे, हर आर्टिकल को आप इस तरीके से निकालोगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो सिटीजन के लिए है या फिर सभी के लिए है। तीसरा पॉइंट क्या वो स्टेट को बाउंड कर रहे हैं या फिर वो स्टेट प्लस इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है। और चौथा पॉइंट वो रेस्ट्रिक्टेड है या एब्सोल्यूट है, वो देखना है। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके से हम एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। क्लियर, ठीक है। अब यहां से एक बात को ध्यान से सुनना और समझना।
हमें ये बोल दिया कि अगर कल को किसी भी बंदे का फंडामेंटल राइट वोलेट होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए आपको इधर समझने और चीजों को जानने की और समझने की कोशिश करनी है। देखो, अगर मैं आपके सामने बात करूं, यहां एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल है या नहीं है, क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं और नॉट। क्या फंडामेंटल राइट्स में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। कैसे आया ये क्वेश्चन, तो उस बात को समझो। पहले हम थोड़ा बेसिक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 13, ठीक है, और एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 368। ये दो आर्टिकल्स है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 ये कहता है, ध्यान से सुनना। अब बस जो भी है, अब थोड़ी देर के लिए सिर्फ आप इधर फोकस कीजिएगा, एक एक चीज आपको समझ आएगी। ठीक है, देखो आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर मान लेते हैं कोई भी ऐसा लॉ आता है, कोई भी ऐसा एक्ट आता है जो पार्लियामेंट लेके आया, वो पार्लियामेंट जो भी लॉ लेके आ रहा है उसके ऊपर जुडिशरी चेक लगाएगा। वो देखेगा कि भाई क्या ये जो भी लॉ आ रहा है या जो भी एक्ट आ रहा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जुडिशियल चेक होगा कोई भी लॉ या एक्ट, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, हम देखेंगे, जैसे मान लो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे आप घर में कोई भी सामान लेके आ रहे हो तो आपके पापा क्या करेंगे, दिखा भाई क्या लेके आए हैं। आपके फ्रेंड बैठे हैं, वो जैसे मान लो आप कोई शॉपिंग करने गए तो वो आते ही क्या करेंगे, उसको चेक करते हैं, दिखा भाई क्या लेके आए, क्या है खाने का। तो कोई घर से आ रहा है तो उसका बैग तुरंत ढूंढना शुरू कर देंगे, घर से क्या लेके आए, क्या सामान आ रहा है, ऐसा होता है ना। तो वो चेक हो रहे हैं। उसी तरीके से पार्लियामेंट कोई एक्ट लेके आ रहा है, कोई एक तरीके से हम बात करें लॉ आया, उसके ऊपर जुडिशरी चेक करेगा कि क्या ये जो भी एक्ट आया है क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की। ये क्या कहता है, ये कहता है कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है। ये अमेंडमेंट को लेके बताता है, अमेंडमेंट करने की प्रोसेस बताता है कि अमेंडमेंट कर सकते हैं हम। वो कौन कहता है, आर्टिकल 368। मतलब आर्टिकल 368 है वो पार्लियामेंट के बारे में बातें हो रही है, पार्लियामेंट के बारे में बताएगा। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल 13 की तो ये जुडिशरी के बारे में बात करेगा, जुडिशरी। और दोनों अलग पिलर है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीन पिलर है हमारे। उसी में पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव फंक्शन रोल प्ले कर रहा है। अगर हम बात करें तो आर्टिकल 13 ये जुडिशरी को लेके बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा और इन दोनों की लड़ाई होगी, इन दोनों की। क्योंकि कुछ ऐसे केसेस आएंगे जहां पे हमें देखने को मिलेगा जब पार्लियामेंट ये कहेगा मैं बड़ा और सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं नहीं जुडिशरी बड़ी, तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा। और वो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे आएगा उठ के कि कौन सा आर्टिकल बड़ा है। क्या जुडिशरी जो बोल देगा वो सही है कि भाई हम कोई भी एक्ट लेके आए, पार्लियामेंट कोई भी एक्ट लेके आया और जुडिशरी ने बोल दिया नहीं ये तो गलत है, तो इसका मतलब तो जुडिशरी बड़ा हो गया, पार्लियामेंट की पावर डाउन हो गई। अगर मान लो ये कोई एक्ट लेके आए और जुडिशरी अपने आप को डाउन फील करे, कहे नहीं नहीं बहुत अच्छा, तो पार्लियामेंट खुश। ठीक है, अगर पार्लियामेंट के फेवर में बात हुई तो पार्लियामेंट खुश हो रहा है। अगर पार्लियामेंट को बोल दे नहीं ये छोटा है, तो इसका मतलब जुडिशरी स्ट्रांग हो गई। तो क्वेश्चन यहां आ रहा है कि कौन बड़ा होगा। ठीक है, इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, क्या होगा अभी डिस्कशन करेंगे। एक दो पॉइंट और जान लो ताकि फिर आपको आगे जब केसेस पढ़ोगे, जो केस अभी हम डिस्कशन करेंगे जहां हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन पे जाएंगे, तो वो केसेस आप बहुत आराम से समझ पाओ।
उसके लिए हम थोड़ा सा पॉइंट और डिस्कशन करते हैं। दो टर्म्स, एक होता है हमारे पास में अपहोल्ड करना, अपहोल्ड, और दूसरा होता है ओवर रूल्ड, ओवर रूल्ड। ठीक है, अपहोल्ड का मतलब होता है जो डिसीजन दे दिया उसी पे टिके रहना, वो डिसीजन फाइनल है, उसके ऊपर टिके रहना, कोई चेंजमेंट नहीं होना, नो चेंज। जैसे मान लो हमने बोला कि सनराइज होता है वो ईस्ट में होता है, अब ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल फैक्ट है, आप कहीं से भी कहीं भी देख लो, वो चेंज नहीं हो सकती है, वो बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, मैंने जो बोला वो उसी बात पे, जैसा मैंने बोला उसी बात पे टिके रहना, आप होल्ड करना। ओवर रूल्ड, मैंने कल कुछ बोला और उसी बात को आज मैं चेंज कर रहा हूं। मैंने कहा अगर आपके सामने कोई भी ऐसा दिखता है कि बीमार है या किसी को जरूरत है हेल्प की, तो उसकी हेल्प करो। ठीक है, मैंने कल एक बात बोल दी, मैंने बोला आपको कोई भी जरूरतमंद दिखता है तो आप उसकी हेल्प कीजिए। और आज मेरे सामने एक बंदा जो सड़क पे गिरा हुआ है, मान लीजिए एक एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गया नीचे और मैं उसके बगल से निकल के चला गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैं उसकी हेल्प नहीं कर रहा हूं। कल मैंने क्या बोला, हेल्प करो, आज मैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, जाने दो, भाड़ में जाओ। ओवर रूल करना, ओवर रूल का मतलब होता है स्टेटमेंट चेंज करना, स्टेटमेंट चेंज। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओवर रूल क्या होता है और अपहोल्ड क्या होता है। अब यहां पे आपको समझना है सुप्रीम कोर्ट की बात। सुप्रीम कोर्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो जजेस होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम बोलते हैं बेंच। जब भी कोई डिसीजन देना है, कोई भी केस आया, अगर मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी किसी भी कोर्ट में कोई भी अगर केस आ रहा है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो सिविल केस हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो, तो उसके लिए कुछ जजेस बनते हैं, अपॉइंट होते हैं, और वो जज अपॉइंट होकर उसमें डिसीजन देते हैं अपना। ठीक है, मान लेते हैं आप जैसे कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको सामने एक पैनल बैठा दिखाई देगा, जहां पे कुछ जगह पे 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इंटरव्यू लेंगे आपका। वहां पे वो क्या एक तरीके से बेंच ही है जो डिसीजन लेगी कि हाँ भाई ये बंदा, इसमें क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, वो सारा डिसीजन कहां से होगा, उसी पे बेसिस होगा। वैसे ही जब कोई भी केस आएगा तो उसके लिए कुछ जज अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, वो जज अपना डिसीजन देंगे कि भाई ये हमारे सामने केस आया था और इसके मैटर में हम ये डिस्कशन ले रहे हैं, ये फैसला ले रहे हैं। तो इसके लिए हो सकता है एक जज आए, एक जज जिसको हम बेंच बोलते हैं, सिंगल जज बेंच। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल जज बेंच। हो सकते हैं 2 जजेस की अपॉइंटमेंट हो, 2 जज, तो इसको बोलते हैं डबल जज बेंच। ठीक है, या डिवीजन बेंच, इसी को हम बोल देते हैं डिवीजन बेंच। ठीक है, एक होते हैं 3 जज की, इसको बोल देते हैं ट्रिपल बेंच, ट्रिपल जज बेंच। ठीक है, बहुत सही। ये जो पॉइंट है यहां तक 1 2 3, यहां तक हमारे पास में कोई भी क्रिमिनल केस है या कोई सिविल केस है, वहां तक तो ठीक है कि 1 जज की बेंच आई, 2 जज की बेंच बना दो, 3 जज की बेंच बना दो। सिविल मैटर है, सिविल का मतलब होता है जैसे डिवोर्स से रिलेटेड हो या कोई भी चोरी से रिलेटेड हो, इस तरीके का सिविल मैटर, घर की कोई लड़ाई हो रही है उसके मामले को सुलझाना है। क्रिमिनल केस, क्रिमिनल का मतलब किसी का मर्डर कर दिया, रेप करना, उनके केसेस को सुनने के लिए हमारे पास में सिंगल जज बेंच, डबल जज बेंच या डिवीजन बेंच, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल बेंच, इस तरीके से अपॉइंट की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सपोज करो हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से कि कोई चेंजमेंट करना है या कोई जुडिशियल रिव्यू करना है, उनको लेके कोई भी मैटर आता है, तो उसमें 5 जजेस की बेंच बनाई जाती है, कम से कम 5 जजेस हों। वहां से आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, जिसमें 5 या 5 से ज्यादा जज होंगे।
ठीक है, पॉइंट क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अब आगे चल के समझना है कि किस तरीके से आप एक केस को अपील कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में 5 जजेस या फिर 5 से ज्यादा जजेस की बेंच बनाई जाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, 5 जज होंगे या 5 से ज्यादा। अब अगला पॉइंट को ध्यान से सुनना, वो ये है, अब मैंने बोला ओवर रूल, अपहोल्ड करना। अपहोल्ड का तो मतलब हो गया कि टिके रहो, जो फैसला आपने दे दिया, जो डिसीजन आपने दिया है वो फाइनल है, उसमें चेंज नहीं कर रहे हम बोल रहे हैं ओवर रूल। ओवर रूल का मतलब आपने फैसला दिया था लेकिन हम तो नहीं मान रहे उस चीज को, अब हम बदलना चाहते हैं। ठीक है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई भी डिसीजन दिया, कोई डिसीजन दिया, उसने बोल दिया कि मान लेते अगर यदि कोई भी बंदा, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला रेप केस हुआ और उसमें अगर किसी भी बंदे ने कोई जो भी रेप केस में पकड़ा गया तो उसको फांसी की सजा होगी। मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं मैं। अब ये बात तो पहले बोल दी, एक केस आया हुआ था, उस केस में ऐसी स्टेटमेंट दे दी। अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं भाई, हम इस स्टेटमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ठीक है, उसको रेप की सजा नहीं, हम उसके जो भी उसको फांसी की सजा है उसको हम हटाते हैं और इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस लेके आते हैं कि उसको फांसी ना दी जाए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अपनी ही स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपनी ही स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं। अब इसमें यह मत सोचना कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेके है या दूसरी चीज है, नहीं, ये जो भी बात हो रही है अभी हम समझेंगे इससे रिलेटेड, तो एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए है। ठीक है, तो अपनी ही स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब कैसे स्टेटमेंट को चेंज किया जा सकता है, तो वो 2 तरीके से कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी ही स्टेटमेंट को चेंज करेगा या ओवररूल करेगा तो वो 2 तरीके से हो सकते हैं। पहला, अगर मान लो 5 जज की बेंच थी शुरुआत में, तो अगली बार अगर उस स्टेटमेंट को चेंज करना है तो इससे हायर जज की बेंच बनानी पड़ेगी। हायर, मान लो कोई 5 जजेस की बेंच थी तो अब 7 की बनानी पड़ेगी। 7 की जज की बेंच थी पहले वाले केस में तो 9 की बनानी पड़ेगी, 11 की बनानी पड़े, 13 की बनानी पड़े, मतलब इस तरीके से। और वो ओड नंबर में चेंज होगा, ओड में 5 थी तो 7, 7 थी तो 9, 9, 11, 13, इस तरीके से। ठीक है, तो हायर जज बेंच की आपको बेंच बनानी पड़ेगी, हायर जजेस की बेंच बनानी पड़ेगी, उसके बेसिस पे आप चेंज कर सकते हो। दूसरा, या पार्लियामेंट कोई लॉ ले आए और फिर उसको चेंज कर दे। ठीक है, पार्लियामेंट कोई भी एक्ट ले आए और वो कह दे कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन दिया था हम उसको चेंज करते हैं, पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, तो इन बेसिस पे दोनों केसेस में कोई भी स्टेटमेंट जो दी है वो चेंज की जा सकती है, या तो हायर जजेस की बेंच बना के या फिर पार्लियामेंट बाय लॉ। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि अभी हम इनका यूज करते हुए देखेंगे, अभी समझेंगे इनको एक एक चीज को कि किस तरीके से ओवर रूल हुआ, कहां पे पार्लियामेंट इसको चेंज कर रहा है, कहां पे हायर जजेस की बेंच चेंज कर रही है। आपको ध्यान रखना है ओड नंबर में जजेस की बेंच आएगी। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो अभी हम एक एक करके इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारे पास में कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब इस चीज को जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। देखो, अब ध्यान से सुनना और समझना। यही से हमारे पास में कॉन्सेप्ट निकल के आएगा जिसको हम बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। ठीक है, देखिए अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो हमारे पास यहां पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। और बैकग्राउंड में क्या है, ये जब हम 1947 में इंडिपेंडेंट होते हैं तो उस टाइम पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो चैलेंज है पॉवर्टी को लेके।
पॉवर्टी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, लैंडलेस, जिनके पास जमीन है ही नहीं, कुछ छोटा सा भी टुकड़ा नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास में बहुत सारी जमीन है, लैंडलॉर्ड्स, जिनके पास दूर दूर तक जमीन ही जमीन है, ठीक है। अब दो पार्ट हो गए। एक ऐसा पार्ट है जो जमींदार है, उनके पास में बहुत सारी जमीन है, और दूसरा पार्ट है जो बिल्कुल ही गरीब है, पुअर है, क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है। तो इन लोगों को काम करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? लैंडलॉर्ड के पास। इनके पास में जमीन है, इनकी जमीन पे ये खेती करेंगे, वहां पे प्रोडक्शन करेंगे, और फिर ये सारे का सारा किसको देंगे? जमींदार को। इनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। मतलब हम बात करें तो ये गरीब का गरीब होता जाएगा, गरीब है और गरीब और होता जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से स्लेव हो गया। और हम इसकी बात कर रहे हैं लैंडलॉर्ड, तो ये क्या है? ये तो पहले से ही अमीर है, ऊपर से सारे का सारा काम इन्हीं से करवा रहे हैं। तो हमें देखने को मिलता है इस तरीके की जो अनइक्वलिटी हमें देखने को मिलती है सोसाइटी में, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। कब? जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं, इस टाइम पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई एक काम करते हैं, हमें थोड़ा सा लेवल में लाना पड़ेगा, चीजों को बराबर बनाना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड जिसके पास जमीन है, इसकी कुछ जमीन हमें लेनी पड़ेगी, जिससे इसकी जमीन इसको दी जाए। जो लैंडलेस है उनको कुछ पार्ट लैंड का दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म, ठीक है। यहां तक पॉइंट समझ आ गया कि हमें कुछ लैंड रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कुछ पार्ट जो जमींदार है उसके पास में जो जमीन है, उस जमीन को लेके जो लैंडलेस लेबर है उनको हम दें, ताकि वो भी अपने आप को डेवलप कर पाए, उनकी भी ग्रोथ हो, वो भी सोसाइटी में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। इस चीज को लेते हुए यहां पे गवर्नमेंट ने क्या कहा? हमें जमीन छीननी पड़ेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान से समझो, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना तो उसमें हमने अभी पढ़ा है 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, और उसमें से एक फंडामेंटल राइट था, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का मतलब, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही बोला है कि स्टेट आपका बिगेस्ट वॉयलेटर होगा फंडामेंटल राइट्स को लेके, ये कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही अज्यूम कर चुका था। और ये वही सेम चीज आ रही है कि प्रॉपर्टी राइट है, फंडामेंटल राइट, और प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम जो लैंडलॉर्ड है उनसे जमीन लेंगे, और जो लैंडलेस है उनको जमीन देंगे। आप एक से छीन के दूसरे को आप फंडामेंटल राइट दे रहे हो, राइट टू प्रॉपर्टी। इसी चीज को लेकर हमारे पास में क्वेश्चन रेज होना शुरू होता है कि भाई आप ले तो लोगे, आप जमीन छीन भी लोगे, लैंड रिफॉर्म ले भी आओगे, लेकिन ये बंदा अब अपने फंडामेंटल राइट, ये तो उठ के यही कहेगा ना, मेरे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, और जैसे वॉयलेशन बात बोलेगा, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया। तो यहां से हमारे पास में पहला केस शुरू होता है। कब? जब हमारे पास गवर्नमेंट ये सोच रही है, फर्स्ट CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं 1951। गवर्नमेंट ने बोला भाड़ में जाओ, जो होगा देखा जाएगा, हम यहां से इनकी जमीन लेंगे और लैंड रिफॉर्म्स लेके आएंगे। लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट ने, स्टेट ने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें बोला लैंड रिफॉर्म लेके आएंगे। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 3 चीजें डाली गई, 3 चीजें, और वो क्या क्या? पहला डाल दिया आर्टिकल 31 में ए, क्योंकि ये बात तो उनको पता थी कि जो प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट है। अब इन लोगों का मुंह बंद किया जाए, चुप करना है हमें इनको कि भाई आप उठ के कहां नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पॉइंट क्लियर? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में ही चेंज करते हैं, अमेंडमेंट लाके। वो क्या करते हैं, सबसे पहले आर्टिकल 31 इसमें चेंज लाए, और इसमें एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, और वो आर्टिकल था आर्टिकल 31A। क्या है वो?
क्योंकि आर्टिकल 31 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 31 है वो राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसमें लिख दिया कि हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेके बहुत सारे चेंजमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगे, लेकिन हो सकता है किसी का आर्टिकल 14 जिसमें हम बात कर रहे हैं इक्वेलिटी की, हो सकता है किसी बंदे का आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी का आर्टिकल 31 प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, हो सकता है किसी का भी आर्टिकल 14, 19, 31 वोलेट हो सकता है। हमारा इंटेंशन नहीं है किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करने का, लेकिन क्योंकि हम एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए हम कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे, तो उनको लेकर अगर यदि किसी भी बंदे का कोई भी यहां से राइट वोलेट होता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं जाएगा, जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं जाएगा, मतलब वो नल एंड वॉइड होगा। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि हमने जबरदस्ती करने की कोशिश की है, कोई आप उसको उठ के और कहां नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। मतलब मेन चीज ये हो रही है, ये जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, अमेंडमेंट किसके बेसिस पे ला रहे हैं? आर्टिकल 368 के बेसिस पे। और ये जो जुडिशरी की बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल 13 की बात कर रहे हैं। यही हो रहा है कि आप उठ के कि भाई मेरा तो फंडामेंटल राइट वोलेट हुआ है तो चलो मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाता हूं। नहीं, आप नहीं जा सकते। ये लिख दिया आर्टिकल 31A में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसी में शेड्यूल 9 इंसर्ट कर दिया और वो था लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, और फिर तीसरा आर्टिकल ऐड कर दिया, आर्टिकल 31B, और इस आर्टिकल में बोल दिया कि ये जो शेड्यूल 9 है, ध्यान से सुनना, इस आर्टिकल में बोला कि ये जो शेड्यूल 9 है जो हमने बनाया है, हम अगर इस शेड्यूल 9 में कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी, तो ये एक अंधे कुएं की तरह है। अंधे कुएं का मतलब है आप पत्थर डाल दो तो हमें पता ही नहीं उसमें पत्थर गया कहां गया, हम नहीं जानते। इस तरीके से इसमें लिख दिया कि जो भी चीजें शेड्यूल 9 में लिखी जाएंगी, शेड्यूल 9 में कुछ भी लिखे हम, उसको आप जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं जा सकते, वो सुप्रीम कोर्ट की पहुंच से बाहर होगा। एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर, समझ आ गया? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोला, क्या क्या चीजें लिखी। अब यहां पे ये हुआ हमारे पास फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। क्लियर एकदम, पॉइंट क्लियर। 31 में जो लिखा जाएगा ये होगा, बी में जो भी चीज हम यहां लिख देंगे वो कहां गई, क्या हुआ, क्यों लिखा, कोई नहीं पूछेगा उसके बारे में, बस लिख दिया मतलब लिख दिया। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब यहां से लोगों ने क्वेश्चन रेज करना शुरू किया, बोले भाई आर्टिकल 368 के बेसिस पे आपने बोला कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, हमने माना, ठीक है, पार्लियामेंट कर सकती है। आर्टिकल 13 कहता है सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी चेक लगा सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हमारे देश में। तो क्या आर्टिकल 13 बड़ा है या फिर आर्टिकल 368? क्योंकि यहां तो एक तरीके से वही दिख रहा है कि पार्लियामेंट ने जो बोल दिया उसके ऊपर कोई क्वेश्चन रेज ना करे, कोई दूसरा बंदा आके ये ना बोले कि नहीं भाई ये तुमने गलत किया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग कहता है। तो क्या यहां पे अब क्वेश्चन उठ के क्या आ रहा है? क्वेश्चन उठ के यही आ रहा है कि क्या, बताइए हमें, क्या आर्टिकल 13 बड़ा है या फिर आर्टिकल 368? पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? कहां से कहानी शुरू हो रही है और क्या कहानी शुरू हो रही है? वो है हमारे पास आर्टिकल 368 और 13 की लड़ाई शुरू होती है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। क्लियर एकदम? और क्वेश्चन अब क्या आ गया? आर्टिकल 13 बड़ा है या फिर छोटा है आर्टिकल 368 से? कौन सा पावरफुल है, आर्टिकल 13 या आर्टिकल 368? क्या पार्लियामेंट ने जो बोल दिया वो ही फाइनल होगा या फिर
जुडिशरी भी अपना कुछ रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, इसी चीज को सबसे पहले एक तरीके से हम ये बोले केस लाया गया जिसको हम बोलते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951-52 में इस केस को लाया गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या ये वैलिड है या नहीं, बताइए इसको। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखा, भाई देखो पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमारा कोई किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, और ये बात बोल दी पहले केस में, क्योंकि किसको अपील किया गया है? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, क्या वो सही है या गलत है? अब ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी और उसमें बोला आर्टिकल 368 स्ट्रोंगर है, ये बड़ा है, हम नहीं कर सकते इसमें कुछ भी, हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 368 के बेसिस पे आप चेंज कर सकते हो। तो क्वेश्चन आया कि क्या फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकते हैं? बोले हाँ, अगर यदि पार्लियामेंट चाहे तो कर सकता है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो ये इसकी स्टेटमेंट है, पॉइंट क्लियर? आर्टिकल 368 स्ट्रोंगर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में गवर्नमेंट फिर से एक अमेंडमेंट लेके आती है 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 में। ये जो अमेंडमेंट किया, ये अमेंडमेंट फिर दोबारा से राइट टू प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी तक हमारे पास में फंडामेंटल राइट ही है, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी है, वो आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट ही है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी को टच कर रहे हैं, इसने फिर से टच किया, इस पॉइंट को दोबारा से हाईलाइट किया, राइट टू प्रॉपर्टी को टच करते हुए जा रहे हैं। तो यहां पे इस अमेंडमेंट को लेके दोबारा से फिर से आए लोग उठ के, क्योंकि पार्लियामेंट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ये चेंज हुआ, इस चीज को दोबारा से छेड़ा गया, तो यहां से अलग से दूसरा केस आता है, दैट इज सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964 में ही। ठीक है, इस बात पे, इस स्टेटमेंट में, इस केस में भी दोबारा से जजमेंट आती है, और सुप्रीम कोर्ट की दोबारा जजमेंट आई, और वो आई दैट इज, बोलो, ओवर रूल्ड या फिर अपहेल्ड। तो अपहेल्ड जजमेंट कि भाई हम नहीं कर सकते कुछ भी, ऊपर पहले केस में बोल दिया था, अब फिर दोबारा से यही बात बोल रहे हैं, हम नहीं कर सकते कुछ भी, कुछ नहीं कर सकते हम, जो है वो है। ठीक है, इसी केस को, सज्जन सिंह केस को अपील किया गया कि भाई थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा देखो और समझो जरा कि क्या ये सही है या नहीं है। इसी केस को अपील किया गया। अगला केस आता है गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और जो आता है 1967 में। इस केस में दोबारा से वही सेम चीज, सज्जन सिंह केस को रिपीट किया गया, अपील किया गया कि भाई ये जो सज्जन सिंह केस है, जरा इस पे दोबारा से गौर कीजिए, सोचो इस बात पे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, आर्टिकल 368 बड़ा है या आर्टिकल 13 बड़ा है, सोचो। और यहां पे ध्यान से समझो, अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया, ओवर रूल्ड किसको स्टेटमेंट को, अपनी ही जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। अभी तक क्या बोल रहे थे, आर्टिकल 368 स्ट्रोंगर है, और यहां पे क्या बोला, यहां पे बोला नहीं, आर्टिकल 368 बड़ा नहीं है, आर्टिकल 13 बड़ा है, स्ट्रॉन्ग, आर्टिकल 13 बड़ा है। मतलब देखो, अभी ध्यान से सुनना, अभी पहले केस में यहां पे पार्लियामेंट खुश हो रहे
कि भाई हम तो बड़े हैं, हम तो पावरफुल हैं, हमें कोई नहीं हटा सकता। दूसरा केस आता है, इसमें फिर से पार्लियामेंट बड़ा है, पार्लियामेंट क्यों डिस्टर्ब करेगा? ठीक है भाई, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई हमारे सामने खड़ा ही नहीं हो रहा है। इस केस में जैसे ये स्टेटमेंट आती है आर्टिकल 13 स्ट्रॉन्ग, मतलब क्या है? जुडिशरी कह रही है मैं बड़ी और पार्लियामेंट छोटा। लॉ मेकर्स, उनके सामने चैलेंज आ गया कि भाई हमें छोटा कह रहे हैं, हमें छोटा, ईगो पे बात आ गई, ईगो पे। अब तो ईगो बन गया कि हम छोटे कैसे हो सकते हैं? पार्लियामेंट छोटा होगा क्या? नहीं, पार्लियामेंट छोटा नहीं हो सकता है। यहां पे गोलकनाथ केस में क्या बोला कि भाई देखो हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, हमने ये जो स्टेटमेंट चेंज की है, अब आपको समझ में आ गया, ओवररूल करना है, क्योंकि ये कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कब करेगा? अपनी जजेस की जो बेंच है उसको हायर करके। हो सकता है यहां पे 5 जज की बेंच होती, यहां पे 7 जजेस की बेंच होगी, यहां 11 जजेस की बेंच बनी थी, 11 जजेस की। इसने इस केस की जजमेंट दी और उसमें बोला कि हम अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं आर्टिकल 13 स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? क्यों स्ट्रॉन्गर है? इन्होंने क्यों बोला? उन्होंने बोला कि देखो हम ये इस बेसिस पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 368 जो है वो ये कहता है कि हमें प्रोसीजर दिया गया है। इस आर्टिकल में एक्चुअल में प्रोसीजर गिवन है कि पार्लियामेंट कैसे अमेंडमेंट कर सकता है। जो आर्टिकल 368 है जिसके बेसिस पे पार्लियामेंट बार बार ये कहता है कि आर्टिकल 368 हमें पावर दे रहा है। भाई आर्टिकल 368 कोई किसी तरीके की पावर नहीं देता। आर्टिकल 368 प्रोसीजर बताएगा कि आप कैसे अमेंडमेंट कर सकते हो। आपको जो पावर मिली है, पार्लियामेंट को जो पावर मिली है, वो तो यूनियन लिस्ट से मिली है। आपको पावर तो लिस्ट से मिलती है। आप किस बेसिस पे कह रहे हो आर्टिकल 368 हमें पावर देता है? नहीं, आर्टिकल 368 तो सिर्फ प्रोसीजर बता रहा है। इस वजह से आर्टिकल 368 बड़ा नहीं है, आर्टिकल 13 बड़ा है। जुडिशियल चेक लगेगा, जुडिशरी चेक करेगी। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया? इसी बात पे ईगो आ गई अब बीच में पार्लियामेंट की। भाई ये क्या हुआ? ये तो हमें कमजोर बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बड़ा कह रहे हैं, हटाओ इसको, करो कुछ ना कुछ। तो अब आप देखिए, अगर आप स्टेटमेंट चेंज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? 2 तरीके से, या तो आप जजेस बेंच को बड़ा कर दो या फिर पार्लियामेंट कोई लॉ ले आए, यही तो हो सकता है। अब एक केस तो हो चुका है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को चेंज कर दिया, अब बेंच तो बन चुकी, अब क्या होगा? अब पार्लियामेंट चेंज करेगा लॉ लाके, और वो लॉ क्या लेके आएंगे? अमेंडमेंट लेके आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज। और यहां से आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, ये लेके गवर्नमेंट, क्योंकि ईगो पे बात आ गई ना कि बड़ा कौन, पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 13 या आर्टिकल 368। यहां पे हमारे पास ये अमेंडमेंट एक्ट आता है, और इस एक्ट में बोला गया 2 चीजें, आर्टिकल 368 में भी और आर्टिकल 13 में भी गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया। कहा आर्टिकल 13 सुन लो, क्या? अगर गवर्नमेंट कोई भी चेंजमेंट लेके आती है, कोई भी अमेंडमेंट लेके आती है, और वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के बेसिस पे लेके आती है, कुछ भी हो, कोई भी चेंजमेंट, अगर वो चेंज आर्टिकल 368 के बेसिस पर लाती है तो वो आर्टिकल 13 के एरिया से बाहर होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 368 के बेसिस पर गवर्नमेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंज कर रही है तो वो आर्टिकल 13 के एरिया से बाहर होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब एक तरीके से ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने जो चेंज कर दिया वो कर दिया, उसको देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने एक पॉइंट और डाला, उन्होंने कहा जो भी अमेंडमेंट
गवर्नमेंट करेगी वो प्रेसिडेंट की वीटो पावर से बाहर होगा। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर वीटो लगा देंगे कि भाई नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये लॉ नहीं बन सकता, नहीं, प्रेसिडेंट की वीटो पावर से बाहर रहेगा। मतलब एक तरीके से हम यहां बात करें तो ये पावरफुल नहीं, स्ट्रॉन्ग पावर दे रहे हैं किसको? पार्लियामेंट को। यहां पे जो भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल 368 छोटा है, आर्टिकल 13 बड़ा है, जुडिशरी स्ट्रॉन्ग है, यही बात हुई थी ना, और पार्लियामेंट कमजोर है। सॉरी, इस एक्ट में क्या बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग थी, पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप देखिए, स्टेटमेंट ओवर रूल करना, एक जजेस को बढ़ा के, बेंच को बड़ी करके, दूसरा लॉ लाके, दोनों चीज समझ आ गई। अब ये चीज हो गई। अब इसी चीज को अब एक तरीके से देखिए, डेमोक्रेसी खतरे में है। सॉरी, डेमोक्रेसी खतरे में है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट अपना पावर दिखा रही है, सारी की सारी पावर एक बंदे के हाथ में जा रही है, पार्लियामेंट के हाथ में। पूरी पावर पार्लियामेंट के हाथ में जा रही है। भाई मैं कोई चेंज करूं, कर सकता हूं, मेरी मर्जी, क्या चेंज ला रहा हूं, मेरी मर्जी, उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा, प्रेसिडेंट, वो भी वीटो नहीं लगा सकता। यही बात हो रही है। इसी को चैलेंज किया गया और केस आता है, दैट इज केशवानंद भारती केस 1973। बहुत बड़ा केस, पहले नहीं था, माना नहीं गया था कि ये ऐसा केस है, जबकि ये केस बाद में स्टेटमेंट के बाद बहुत बड़ा केस बनता है। ये बचाएगा, डेमोक्रेसी को बचाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसी को चैलेंज किया गया। आर्टिकल जो अमेंडमेंट है, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसको चैलेंज किया गया। किसमें? इस केस में। और ये स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट है। स्टेट ऑफ केरला में इस केस को डाला गया कि केशवानंद भारती केस आता है, और इसमें बोला गया कि क्या, बताइए कि क्या CAA 24th इज वैलिड और नॉट। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहे हैं? भाई हम दोनों की लड़ाई चल रही है। एक तराजू पे सुप्रीम कोर्ट बैठा है, एक तराजू पे पार्लियामेंट बैठा है। पार्लियामेंट कह रहा है मैं बड़ा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मैं बड़ा, दोनों में लड़ाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता है, पार्लियामेंट उसको ओवररूल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस तो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसके लिए यहां पे बोला गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये क्वेश्चन आया कि क्या ये जो अमेंडमेंट एक्ट है, क्या ये सही है या नहीं, बताओ। तो इसके लिए हमारे पास में पॉइंट बोले, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। पहली चीज बोले कि 24th अमेंडमेंट एक्ट इज वैलिड, बिल्कुल सही है, क्योंकि बात को रोकनी है, कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ेगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम कहते हैं कि ये जो एक्ट है ये बिल्कुल सही है, हम इसमें कोई संकोच नहीं कर रहे। पार्लियामेंट खुश, वाह, हमने तो बोला था बिल्कुल हम पावरफुल है। तो क्या पार्लियामेंट यहां से इनफाइनाइट पावर है, अनलिमिटेड पावर ले गया? अभी देखते हैं इस चीज को, कैसे ये केस पावरफुल बना। वैलिड बोल दिया, ठीक है। दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुनो, ये तो ठीक है, वैलिड बोला है, ठीक है, पार्लियामेंट खुश हो रही है, वाओ, मनाइए, खुशियां मनाओ, ठीक है, हम बड़े हैं, बड़े थे, बड़े ही रहेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुनो, दूसरा पॉइंट तो सुनते जाओ। बोले हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो भी लॉ लेके आइए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। पहली बार इस टर्म को यूज किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप जो भी लॉ लेके आओगे, जो भी एक्ट लेके आओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ध्यान रहे बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी गिवन है? नहीं।
कहीं भी गिवन नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है, ना ही कहीं डिफाइन है, ये टर्म कहीं भी डिफाइंड नहीं है और ना ही ये मेंशन है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो भी जजमेंट्स है उनमें बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपके कोई भी एक्ट से, और वो बना रहेगा। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? एक तरीके से आइडिया होता है, आइडियोलॉजी है भाई। हमारे कंट्री का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने बोला हम हमारे प्रीएम्बल को सबसे ऊपर लेकर चलेंगे। सोवरीन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। हम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, लिबर्टी देंगे, इक्वेलिटी देंगे, फ्रेटर्निटी देंगे। वो हमारा बेसिक आइडिया है। इसी के बेसिस पे अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ बेसिक पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, वो हमारी कंट्री की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपके किसी भी लॉ से डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये अब पार्लियामेंट खड़ा होकर पूछ रहा है कि भाई ये बताओ, अच्छा ये बेसिक स्ट्रक्चर कहां से पता चलेगा? तो ये सब चीजें हम देंगे टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। जजमेंट्स आएंगे जब देखेंगे कि कौन सी चीज आपके ओवरऑल कर रही है, हम उसको चेक करेंगे। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट ऐसा है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि ये लॉ बिल्कुल सही है, तो वहां तक ठीक है। लेकिन हो सकता है कोई पार्ट, जैसे मान लेते हैं हमने कहा ये कोई भी लॉ है, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये कोई भी है, 6 पार्ट है। ये कोई एक्ट लेके आए और इस एक्ट में 6 पार्ट है। ये 4 पार्ट तो ऐसे हैं जो बहुत सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपके ये जो 2 पार्ट है, हो सकता है इनमें कुछ गड़बड़ हो, यहां से लोगों के राइट्स छीने जा रहे हो, तो ये पार्ट हम हटा देंगे, इनको हम हटा देंगे, ये वैलिड नहीं होंगे। आपका ये लॉ रहेगा लेकिन ये हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा। इसका मतलब यहां से जुडिशरी, जो जुडिशियल रिव्यू होगा वो बिल्कुल होगा। आपके जो भी लॉ आएंगे उसमें जुडिशियल रिव्यू लगेगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है। अब यहां पे इस तरीके का पॉइंट हमारे पास देखने को मिलता है केशवानंद भारती केस में, और यहां से निकल के आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन क्या है? ये एक आइडियोलॉजी है, आइडिया है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ये हमें समझना है। जैसे अगर यदि मैं आपके सामने बात करता हूं, तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके हाथ में कोई बॉल है, ठीक है, कोई भी बॉल है, आप इसको ऊपर से छोड़ो तो वो बॉल नीचे ही आएगी, नीचे ही गिरेगी, नीचे की तरफ, चाहे वो एक अनपढ़ आदमी डाले, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी डाले, कोई भी, वो नीचे की तरफ ही आएगी। ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये तो बॉल ऊपर से नीचे ही गिरेगी, अगर आपने हवा में छोड़ दिया तो ये बॉल ऐसे लटकी रहेगी, नहीं, नीचे गिरेगी, ठीक है। इसी तरीके का एक आइडिया है बेसिक स्ट्रक्चर, और ये टाइम टू टाइम इवॉल्व होगा, ठीक है। अब बात तो वही आ गई, गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई अब हमारा क्या होगा, ये तो दोबारा से चेक करने की बात हो रही है, और इसमें ये भी बोल दिया कि भाई वैलिड होगा नहीं होगा वो चीज हम देखेंगे जुडिशियल रिव्यू करने की, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन यहां से इस्टेब्लिश होती है। इसी पर इंदिरा गांधी जी, जब हमें देखने को मिलता है कि वो जब प्रधानमंत्री होती है तो वो इमरजेंसी का वेट कर रही है कि इमरजेंसी लगेगी, तो 1975 में हमें इमरजेंसी देखने को मिलती है 6 मंथ में, इस तरीके से 75 इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। उस टाइम में इन्होंने पकड़ के बहुत सारे ऑपोजिशन के जितने भी लीडर्स थे उन सबको जेल में डाल दिया। अब ऑपोजिशन जेल में बैठे, ठीक है, तो अपनी मर्जी से जो भी एक्ट लेके आना चाहिए वो ला सकते हैं। तो इन्होंने यहां से पहले तो लाए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये आ गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, पहले 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 1976 में, ठीक है। और इसमें क्या बोला, इसमें इन्होंने, क्योंकि ऑपोजिशन को तो अंदर डाल दिया, इन्होंने 2 पॉइंट ऐड किए, किसमें? आर्टिकल 368 में क्लोज 4 और आर्टिकल 368 क्लोज 5, 2 पॉइंट्स डाले, और उसमें बोला कि ये जो पॉइंट है ये क्या कहते हैं
ये कहते हैं कि पार्लियामेंट, ध्यान से सुना, पार्लियामेंट किसी भी चीज में चेंज कर सकता है, कोई भी चीज में चेंज कर सकता है, जहां मन करे वहां पे चेंज कर सकता है। आर्टिकल 368 का यूज करके किसी भी पार्ट में चेंज कर सकती है पार्लियामेंट। उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा, जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा, जुडिशरी का चेक नहीं होगा। जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे एक्ट पार्लियामेंट ला सकता है, उसमें किसी तरीके का जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा, आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, ये बात बोल दी। इसी को हमारे पास में अगर हम बात करें तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो हटा दिया, आर्टिकल 31 को वहां से हटा दिया और बोला कि ये फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। इसी केस को 1980 में चैलेंज किया गया बाय मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स। और इस केस को जो जज हैं, हम बात करें तो लॉयर हैं जो इसको लेके आए, दैट इज नानी पालकीवाला, बहुत बड़े लॉयर। इन्होंने बोला कि भाई ये जो हमारे पास में स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वैलिड नहीं कर रही है, बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रही है, जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वॉयलेट कर रही है। और इसको वॉयलेट करने के लिए हम इस एक्ट को नल एंड वॉइड बोलते हैं। ये जो हमारे पास में पॉइंट डाले हैं ये हटाया जाता है। इसी के बेसिस पे हमें देखने को मिलता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन इवॉल्व होगी, जहां पे टाइम टाइम पर हमें देखने को मिलेगा। बेसिक स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो जुडिशियल रिव्यू को डाला गया, जुडिशियल रिव्यू। हम बात करें तो रूल ऑफ लॉ, कि लोगों ने पूछा बताइए तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, उसको तो बताओ, उसको डिफाइन तो करो। तो इन्होंने बोला जैसे जुडिशियल रिव्यू, जैसे रूल ऑफ लॉ, जैसे हम बात करें सोवरेनिटी, इंडिया की सोवरेनिटी के बारे में बात करें, इंटीग्रिटी की बात करें, अगर हम बात करें फेडरलिज्म की तो उससे रिलेटेड हमारे सामने बात हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी बात होगी, ठीक है, इंटीग्रिटी को लेके बात हो, सेपरेशन ऑफ पावर को लेके बात हो, ये सब के सब क्या है, डेमोक्रेसी को लेके बात हो, ठीक है, वो सब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। पूरा फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन टाइम टाइम पर अगर जरूरत पड़ेगी तो जो चीजें हमें देखने को मिलेंगी हम उसमें ऐड करेंगे और वो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होंगी। पॉइंट क्लियर है? तो ये है हमारे पास में कैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन इवॉल्व होती है, क्या है, मैंने पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे चल के फंडामेंटल राइट्स में एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे कि कौन सा आर्टिकल क्या कह रहा है और किस तरीके से उसको समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी से जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।